आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नहीं यार, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मैं टेबल पर से उठ गया और खाने का प्लेट सिंक तक ले जाने लगा। अभी मैं सिंक की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से टेबल पर बैठे मेरे दोस्त निरंजन ने कहा, इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस पर मैंने कहा, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये तेरे मन का वहम हो, क्योंकि देख, मैं ये सब भूत चुड़ैल इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही डरता हूँ। इस पर उसी टेबल पर बैठे मेरे दूसरे दोस्त सुरेंद्र ने कहा, नहीं भाई, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये सब चीज होती है। तभी निरंजन बोला, अच्छा, तुझे डर नहीं लगता ना? तो एक काम कर, किसी रात उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में जाकर बता, तब मानू। इस पर मैंने कहा, अबे तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मुझे? मैं भूत से नहीं, भूत मुझसे डरेगा। क्या करना है बोल। इस पर निरंजन बोला, करना कुछ नहीं है, बस उस कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को ढूंढना है। वो कब्र जिसके ऊपर हम 500 रुपया का एक लिफाफा रखेंगे। अगर तू आधी रात को वहां जाकर उस कब्र के ऊपर से वो खाम ले आया तो पैसे तेरे, और अगर नहीं ला पाया तो तुझे हमें 1000 रुपए देने होंगे। बोल, मंजूर है? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, मंजूर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात पैसों की नहीं थी, मुझे बस निरंजन को गलत साबित करना था। तभी निरंजन बोला, कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं उस खाम के ऊपर एक अलग तरह का निशान बनाऊंगा जो सिर्फ मुझे और सुरेंद्र को ही पता होगा। तो तुझे रात में उस कब्रिस्तान में जाना ही होगा। जिसके बाद हॉस्टल का वार्डन वहां पहुंच गया। हम लोगों ने फटाफट खाने का प्लेट धोया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं इस तरह के कई चैलेंजेस पहले भी जीत चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर मुझे कहां पता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चैलेंज होगा। खैर, अगले दिन सुबह निरंजन और सुरेंद्र हॉस्टल से स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में घुस गए और अपना काम कर आए। अब मेरी बारी थी आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाकर लिफाफा लाने की। उसी रात करीब 11:30 बजे तक जब सारे सो गए तो मैं धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर निकलकर हॉस्टल के मेन गेट पर पहुंचा। वॉचमैन भैया को थोड़े पैसे खिलाकर हॉस्टल से बाहर निकल गया। चूंकि मौसम ठंड का था, इस वजह से रास्ते पर पूरा कोहरा फैला हुआ था और तो और अंधेरा भी काफी ज्यादा था। ऊपर से शिमला की सर्दी आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हालांकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर आया था, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं टॉर्च जलाकर तेजी से रास्ते पर उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, जो कि इस ठंड में स्वाभाविक ही था। चूंकि वो कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार और भी तेज कर दी। कुछ देर और ठंड में जूझने के बाद मैं अब उस बांस बगान कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। जैसा नाम वैसा दिख भी रहा था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ बांस के घने लंबे पेड़ थे। हालांकि दिन में यह कब्रिस्तान इतना खतरनाक नहीं दिखता है। खैर, उस कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट से होकर मैं अंदर चला गया। टूटा हुआ इसलिए क्योंकि ये एक पुराना कब्रिस्तान था। यहाँ लाशों को अब नहीं दफनाया जाता। खैर, बाहर से वो कब्रिस्तान जितना खतरनाक दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा डरावना था। ना तो कहीं कोई लाइट की व्यवस्था थी और ना ही उस रात आसमान पर चांद था। सिर्फ और सिर्फ रोशनी का एकमात्र जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी। खैर, उस कब्रिस्तान के अंदर दूर दूर तक
जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ जंगल और कब्र ही नजर आ रहे थे। मुझे पता था कि इन बदमाशों ने लिफाफा इतना सामने नहीं रखा होगा, लिहाजा मैं कब्रों को गौर से देखते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को एक अलग सा डर दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे किसी ने सीमेंट की दीवार को हाथ से ठोका हो। मैं थोड़ा चौंक गया। भला यहां सीमेंट की दीवार कहां से आएगी? सीमेंट की तो सिर्फ कब्रें हैं यहां पर, दीवार तो है ही नहीं। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं थोड़ा डर रहा था, मगर लिफाफा लिए बगैर मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाऊंगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। पैरों के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की चड़मड़ाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। आसपास बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, क्योंकि पीछे से भी पत्तों के चड़मड़ाने की आवाज आ रही थी। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आवाज कहां से आ रही थी? मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं वापस से कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगा। रात और ठंड समय के साथ ही साथ बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ कोहरा भी अब काफी घना हो चुका था। अब चलते चलते मैं कब्रिस्तान के अंतिम छोर पर आ चुका था, मगर अभी तक मुझे वो लिफाफा नजर नहीं आया था। मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं इन लोगों ने साथ मिलकर मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे कब्रिस्तान के आखिरी वाले कब्र के ऊपर पीले रंग का ईंट तले दबा हुआ एक लिफाफा नजर आया। मैं दौड़कर उस कब्र के पास गया और झट से लिफाफा अपने हाथों में उठा लिया। मैंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 500 का एक नोट था और लिफाफे के ऊपर पेन से एक अलग तरह का निशान बना हुआ था। मैं मन ही मन में अपने आप को बहुत बहादुर मान रहा था कि मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। इसी के जोश में आकर मैंने उस कब्र के ऊपर 4-5 बार लात मार दिया, जो कि बहुत गलत बात है। खैर, मैं वापस जाने के लिए पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे पीछे जमीन पर एक औरत बैठी हुई थी। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, जिस वजह से मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये औरत आई कहां से। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कौन है आप? मगर इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी दोबारा पूछना जरूरी नहीं समझा और उस औरत के बगल से होकर गेट की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस औरत को पार कर ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? इतना कहकर उस औरत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। वो औरत अपने पैने नाखूनों को लगातार मेरे पैर में धंसाए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी इतने में ही हमारे हॉस्टल का वॉचमैन और मेरे दोनों दोस्त निरंजन और सुरेंद्र वहां पहुंच गए। उनके आते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और इस तरह से उस रात एक चैलेंज के चलते मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मुझे अपने पापा की ही चिंता हो रही थी।
जिस कारण मेरा इधर उधर कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। दरअसल आज दोपहर को जब मैं ऑफिस में था तो मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने जब फोन देखा तो उस पर गांव से कॉल आ रहा था, तो मैंने तुरंत फोन रिसीव किया तो सामने से मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई की ये बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपने बॉस से बात की, तो काफी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे जाने को कहा। तो उस समय मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 4 बज रहे थे, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी करूंगा तो 7 बजे वाली आखिरी ट्रेन मुझे मिल जाएगी। असल में मैं 2 सालों से यहाँ रेंट पर रहकर इस ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा सारा परिवार गांव में रहता है। खैर, ऑफिस से निकलकर मैं जल्दी जल्दी अपने भाड़े वाले घर पर गया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक 6 बजे मैं नज़दीकी स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला और 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंच गया और अभी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। करीब आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई, तो मैं भी ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण रात की ट्रेन काफी खाली खाली सी थी। मेरे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने काफी रफ्तार पकड़ ली। मेरा गांव यहाँ से करीबन 4 घंटे का सफर था, तो मुझे वहां पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज जाएंगे। खैर, किया भी क्या जा सकता है, मुझे तो रात वाली ट्रेन ही पकड़नी थी। और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 11 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। 2-3 बार इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद मुझे स्टेशन पर एक हल्की टिमटिमाती लाइट जलती दिखी, तो उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये स्टेशन मास्टर का कैबिन है। तो मैं चलकर स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। कैबिन के अंदर दाखिल होते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर मैंने अपनी सारी परेशानी स्टेशन मास्टर को बताई। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, भाई साहब इतनी रात गए भीमपुर गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि रात को उस रास्ते पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाइएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर घर सुबह ही जाना होता तो मैं सुबह वाली ट्रेन से नहीं चला आता। अपने मन में ये सोचते ही मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। घना अंधेरा और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर मैं समझ गया कि 2 सालों में गांव जरा भी नहीं बदला। यहाँ से मेरा घर करीब आधे घंटे का सफर है, तो मुझे अभी काफी पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण मैंने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। काफी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर बस कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। मैं टॉर्च तो लाया नहीं था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी में मुझे जितना भी दिखाई दे रहा था वो सब कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। सन्नाटा पूरे माहौल में इस कदर छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जिस रास्ते के दोनों ओर बस लंबे लंबे पेड़ ही थे, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं
उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से अचानक ही एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर निकला और मेरे आगे आगे चलने लगा। उस आदमी को अचानक झाड़ियों से निकलता देख मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर वो आदमी वहां क्या कर रहा था। उस आदमी ने लालटेन को इस कदर पकड़ रखा था कि उस लालटेन की रोशनी मुझे भी मिल रही थी, तो मैं भी उस लालटेन की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। मगर काफी ठंड होने के कारण उस आदमी ने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक रखा था, जिस कारण मैं उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी चादर को ही देख पा रहा था। कुछ कदम ऐसे ही चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी मेरे कदमों के साथ ही साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अचानक से अपने कदमों को रोक लिया, तो मेरे ऐसा करते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। उस आदमी की इस हरकत को देखकर मैं काफी हैरान हुआ, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब कौन है आप? लेकिन मेरे ये पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर गौर करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे गांव का दोस्त विपुल है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे विपुल तू है क्या? मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा और अपने लालटेन को अपने चेहरे के करीब ले गया। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो हाँ, वो विपुल ही था। मैं विपुल को देखकर काफी खुश हुआ और उससे पूछा, विपुल तू इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर विपुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जिसके बाद हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें रास्ते के बीचों बीच 3 आदमी बैठे हुए दिखे। उन्होंने रास्ते को इस कदर घेरा हुआ था कि ना तो कोई आगे आ सके और ना ही कोई जा सके। उन तीनों आदमियों के करीब पहुंचकर हम रुक गए। तो इतनी रात गए ये तीनों लोग रास्ते को घेर कर क्यों बैठे हैं? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर उन तीनों के चेहरे पर गई। तो उनका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उनकी आंखें सफेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये तीनों इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। इससे पहले कि मैं विपुल से कुछ कह पाऊं, उन तीनों भूतों ने हम पर हमला कर दिया। तो विपुल ने चिल्लाकर मुझसे कहा, आदित्य तू भाग, मैं इनको देखता हूं। मैं वहां विपुल को अकेले छोड़कर भागना तो नहीं चाहता था, मगर विपुल के बार बार कहने पर मुझे भागना ही पड़ा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंचा और घर वालों को पूरी बात बताई। इस पर घर वालों की बात सुनकर मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि विपुल भैया को मरे तो 2 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो विपुल नहीं बल्कि विपुल की आत्मा थी, जो आज मेरी जान बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।